हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था, उस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी वो मोबिलाइज हुई और उसके बाद जो डिफरेंट टेरिटरीज़ थी वो एक नेशन स्टेट के रूप में अमर्ज हुई। चलिए अब हम लोग इंडिया के अंदर और देखते हैं कि इस आइडियोलॉजी ने, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, इसने किस तरीके से पीपल को बाइंड किया जो कि बिलोंग करते थे डिफरेंट टेरिटरीज से, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से और डिफरेंट कम्युनिटीज़ से। चलिए देखते हैं किस तरीके से वो सभी कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़ मोबिलाइज हुई और उन्होंने फाइनली जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी, आई मीन टू से दैट कि जो कॉलोनियल मास्टर थे, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अगेंस्ट कलेक्टिवली किस तरीके से एफर्ट्स किए और उनको यहाँ से भगाया। चलिए जानते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड, जैसा कि आप लोग देख चुके हो कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद है यूरोप के अंदर, केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। इसने क्या किया, जो नेशन स्टेट की जो प्रोसेस थी उसको पूरा किया, या उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है किसको, मॉडर्न नेशनलिज्म को। इट ऑल्सो मीन्ड, इसका ये भी मतलब है, ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब लोगों की जो समझ थी उसमें भी बदलाव आया। इस मॉडर्न नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी से लोगों की जो समझ थी उसके अंदर भी बदलाव आया। चेंज, बदलाव आया किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, कि वास्तव में वो कौन है, एंड वट वर डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान किस रूप में परिभाषित की गई है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और किस तरीके से वो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर रीजन के साथ। क्या किया गया इसके लिए, न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, नए नए जो सिंबल थे, प्रतीक थे, उनको, आइकन्स को, न्यू सॉन्ग्स को, एंड आइडियाज़ फोर्ज्ड, इनका निर्माण हुआ। न्यू लिंक्स, इन्होंने क्या किया, इस प्रकार के आइडियाज़ ने, सिंबल्स ने नए लिंक स्थापित किए। एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़, और बाद में क्या किया इन्होंने, जो सीमाएं थी किसकी, कम्युनिटीज़ की, उसको रीडिफाइन किया, दोबारा से उनकी व्याख्या की। इन मोस्ट कंट्रीज़ द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारे देशों के अंदर ये जो प्रोसेस थी किसकी, नेशन बिल्डिंग की, नेशन मेकिंग की, क्या कह रहा है ये, न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लंबी जो प्रक्रिया थी उसी का एक परिणाम थी। किस चीज़ का निर्माण, न्यू नेशनल आइडेंटिटी, जो नई राष्ट्रीय जो पहचान है उसका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया, ये जानते हैं किस तरीके से ये जो जागरूकता थी या जो समझ थी ये विकसित हुई कहाँ, इंडिया के अंदर। यानी कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी, किस तरीके से इसने एक नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी उसको सक्सेसफुल किया। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के जरिए। इन इंडिया, भारत के अंदर, एज इन वियतनाम, वियतनाम की तरह, एंड मैनी अदर कॉलोनीज़, और अन्य जो कॉलोनीज़ हैं उनकी तरह, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड, जो ग्रोथ थी, वृद्धि थी किसकी, आधुनिक राष्ट्रवाद की, वो आंतरिक रूप से क्या थी, कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी किससे, टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखिए वर्ड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इसका मतलब क्या था, जो कॉलोनियल मास्टर थे उनके खिलाफ जो आंदोलन चले उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ एक जो आंदोलन चले उनको क्या कहा गया, एंटी कॉलोनियल। तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से वो जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले, उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो हुई। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, अब लोग क्या थे, खोजने लगे अपनी यूनिटी को, एकता को, इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल, वो जो संघर्ष कर रहे थे किसके साथ, विद कॉलोनियलिज्म के साथ। यानी कि जो औपनिवेशिक जो ताकतें थी उनके खिलाफ, कॉलोनियल जो मास्टर्स थे उनके खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहे थे, उसी स्ट्रगल के तहत उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड
अब जो उत्पीड़न था अंडर कॉलोनियलिज्म, किसके अंडर, उस साम्राज्यवाद के अंदर, प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड, इसने क्या किया, एक साझा अनुभव दिया, दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, और इसी सोच ने बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उन सबको बांधा, यानी कि जो उत्पीड़ित लोग थे जिनका शोषण हुआ था, इस शोषण की जो सेंस ने क्या किया, उन लोगों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया, डिफरेंट ग्रुप्स को टुगेदर, एक साथ. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंट, लेकिन तो हर क्लास ने और हर ग्रुप ने क्या किया, जो इसके प्रभाव थे वो अलग तरीके से फेल्ट किए, महसूस किए, किसके, कॉलोनियलिज्म के, अलग अलग रूपों में उन्होंने व्याख्या की है. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड, उनके जो अनुभव थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, उनमें विविधता थी. एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम, और उनका जो विचार था किसके लिए, फ्रीडम के लिए, वर नॉट ऑलवेज द सेम, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं हुआ है. यानी कि जितने भी लोग थे जो अपने ओप्रेसर के खिलाफ आखड़े हुए हैं, उनके पीछे डिफरेंट क्या थे, रीजन्स थे, वो कभी एक जैसे रीजन नहीं हो सकते थे, या सामान्यतः उनके जो कारण थे वो क्या बताए हैं, डिफरेंट थे. फिर क्या कह रहा है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. अब जो कांग्रेस ने किसके नियंत्रण में, किसके अंडर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ट्राई टू फोर्स, निर्माण करने का प्रयत्न किया, दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, कि इन सभी ग्रुप्स को इकट्ठा करके लाया जाए एक आंदोलन के अंदर. बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, किंतु ये जो एकता थी बिना विरोधाभासों के अमर्ज नहीं हो सकती थी, पैदा नहीं हो सकती थी. यानी कि इस एकता के स्थापित होने के दौरान भी क्या हुआ, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट हुए, मतभेद पैदा हुए. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, पहले की पुस्तकों में, यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, आप पढ़ चुके हो किस तरीके से ग्रोथ हुआ राष्ट्रवाद का, कहाँ, इंडिया के अंदर, अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो फर्स्ट डिकेड था तब तक किस तरीके से नेशनलिज्म जो अपना असर दिखा रहा था, प्रभाव दिखा रहा था. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में भी वी विल पिकअप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s, हम लोग कहानी लेंगे कहाँ से, 1920 से, एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और हम लोग स्टडी करेंगे गांधी जी के जो स्पेशल मूवमेंट थे, कौन कौन से, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वी विल एक्सप्लोर, हम इस चीज़ को भी खोजेंगे, हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप, कि किस तरीके से कांग्रेस ने प्रयास किया डेवलप करने का, किसको, नेशनल मूवमेंट को, इन राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, किस तरीके से अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने योगदान दिया इस आंदोलन, इस प्रकार के जो आंदोलन थे उनके अंदर. एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरीके से नेशनलिज्म ने लोगों की जो इमेजिनेशंस थी, कल्पनाएं थी, उनको इकट्ठा किया, कैप्चर किया. चलिए जानते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, यहाँ से शुरुआत हो रही है कि किस तरीके से जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी वो कैप्चर हुई. इन द ईयर्स आफ्टर 1919 के बाद के जो साल थे, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू, हम देखते हैं या हमने देखा किस तरीके से जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो फैलते जा रहे थे नए नए एरियाज़ के अंदर, क्षेत्रों के अंदर. इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, जो शामिल करते जा रहे थे किसको, नए सामाजिक ग्रुपों को, समूहों को. एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और नया जो संघर्ष का तरीका था वो डेवलप होता जा रहा था. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम इस प्रकार के जो विकास थे इनको किस तौर पर देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं. व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, इसके परिणाम क्या निकले, यानी कि जो न्यू सोशल ग्रुप्स इकट्ठे होके आए, न्यू एरियाज़ के अंदर जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, या जो मूवमेंट आगे बढ़ा इसको हम किस रूप में समझते हैं. इन प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, युद्ध ने क्या किया, एक नई प्रकार की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी, खड़ी कर दी. इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया, किसके लिए, डिफेंस के लिए. विच वाज फिनेंस्ड बाय वार लोन्स, जिसकी पूर्ति किस तरीके से की गई, वार के लिए कर्जा लेके.
एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और क्या किया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। इसका मतलब क्या था, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन युद्ध के बाद बनी, उनके अंदर सबसे पहले हमने इकोनॉमिक सिचुएशन ली है, किस तरीके से सोसाइटीज़ के अंदर जो एक एंजाइटी की जो स्थिति थी वो क्रिएट की। चलिए देखते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, और क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, एक नए प्रकार का जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया गया, आय के ऊपर लगने वाला। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज, जब युद्ध चल रहा था उस समय जो कीमतें थी वो बढ़ गई। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से 1918 के बीच में जो कीमतें थी वो क्या हो गई, दोगुनी हो गई। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, और इसने क्या किया, गंभीर जो कठिनाइयाँ थी वो पैदा कर दी। फॉर द कॉमन पीपल, किन के लिए, जो आम लोग थे उनके लिए। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गाँव को किस चीज़ के लिए आगाह किया गया, आग्रह किया गया कि वो क्या करें, सोल्जर्स भेजें। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, और जबरन भर्तियाँ की गई। फोर्स रिक्रूटमेंट वर्ड आया है, इसका मीनिंग समझिए, अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट्स फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, कॉलोनियल जो स्टेट थे उनको फोर्स किया जाता कि लोगों को सेना के अंदर भर्ती करें। इन रूरल एरियाज़, खासकर कहाँ, रूरल एरियाज़ में। देखिए दो चीज़ें थी, एक तो सोल्जर्स की सप्लाई, दूसरा फोर्स रिक्रूटमेंट। इन दोनों इंसिडेंट ने भी क्या किया, जो डिफरेंट सेक्शन थे उनको नाराज़ कर दिया, इनरेज कर दिया। फिर क्या हुआ, कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, हर तरफ क्या हो गया, गुस्से का एक माहौल बन गया। देन इन 1918, 1919 एंड 1920 to 21, देखिए उसके बाद 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल क्या होगी, नष्ट होगी। परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जो भोजन की एक गंभीर समस्या, कमी आ खड़ी हुई। दिस वाज अकॉम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इसके तुरंत बाद और क्या हो गई, इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, अब एक जनगणना दी गई 1921 की, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 12 to 13 मिलियन पीपल्स, जो 12 से 13 मिलियन जो लोग थे, पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपेडमिक, जो बीमारी थी एपेडमिक की और जो फेमाइंस थी उस वजह से उनको इस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा। पीपल होप दैट, अब लोग ये उम्मीद करते थे, देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, कि युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा तो उनकी जो कठिनाइयाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन, किंतु ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज, इस स्थिति के अंदर, ए न्यू लीडर अपीयर्ड, एक नया नेता, नए नेता का उदय हुआ। एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उसने सुझाया एक जो नया तरीका था संघर्ष का। चलिए आगे देखते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बोर्ड के एग्जाम में सत्याग्रह के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। चलिए जानते हैं सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वापस लौटे इंडिया के अंदर। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से आए थे वो, साउथ अफ्रीका से। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, जहाँ पर उन्होंने बड़े कामयाबी से लड़ा, किसके खिलाफ, द रेसिस्ट डिज़ाइन, जो नस्लवादी जो शासन था उसके खिलाफ। विद ए नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, उन्होंने हड़ताल के जरिए क्या किया, इस रेसिस्ट गवर्नमेंट को अपोज किया। विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, और उसके लिए उन्होंने जो एजिटेशन के दौरान जो हथियार अपनाया वो कौन सा था, सत्याग्रह। अब क्वेश्चन का जो पॉइंट है कि करके यहाँ से उठाते चलिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। अब जो विचार था सत्याग्रह का, ये किस पे जोर डालता है, जो पावर थी किसकी, ट्रुथ की, यानी कि सच्चाई के अंदर जो पावर है। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और क्या कहा कि सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। इट सजेस्टेड दैट इफ़ दे द कॉज वाज ट्रू, ये और क्या सुझाती है, यदि कारण सही है। इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि जो संघर्ष है अन्याय के खिलाफ है। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, फिर उसके बाद हमें किसी भी शारीरिक बल की कोई ज़रूरत नहीं है। टू फाइट द ऑपरेसर, उस शोषण करने वाले के या शोषक जो है हमारा, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास हथियार है कौन सा, सच्चाई का।
विदाउट सीकिंग वेंजेंस, बगैर बदले की भावना रखे, और बीइंग एग्रेसिव, और बगैर आक्रामक हुए। ये सत्याग्रही कुड विन द बैटल, एक सत्याग्रही क्या कर सकता है, युद्ध जीत सकता है, थ्रू नॉन वायलेंस, किसके जरिए, अहिंसा के जरिए। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, इसके लिए हमें जगाना होगा किसको, शोषण करने वालों को, अपील करनी होगी किसको, शोषण करने वाले को। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, लोग जिनमें कि अगर हमने शोषण करने वाले को भी शामिल कर लिया, हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ, क्या करना होगा, लोगों को, इस ऐसे व्यक्ति को दिखाना होगा सच्चाई का जो मार्ग है उसको, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ, उसको बल की बजाय, शारीरिक बल की बजाय जो सच्चाई है वो दिखानी होगी। अपनी बात मनवाने के लिए शारीरिक बल की बजाय उसको क्या करना होगा, सच्चाई दिखानी होगी। थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, क्या कह रहा है, फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस।